यस स्टार्ट सर। कर लेते। यस सर, स्टार्ट कर लेते। हाँ स्टार्ट कर लेते हैं। जो नहीं आया वो उनकी गलती है ना। तो मैं ये कह रहा था, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये करा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं करा हुआ है, ओके। तो फिर ये डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से करा होगा। ये सर कैल्शियम, ये सर बाइकार्बोनेट वाला कर लिया था। ये कर लिया था ना। हाँ तो बस, तो फिर ये क्वेश्चन करिए। जिसका करेक्ट हुआ उसको पार्टी मिलेगा, पार्टी। एकदम। करेक्ट नहीं होता सर। हाँ पार्टी के लिए जल्दी मैं आने वाला हूँ, पार्टी दूंगा फिर उधर। जो करेक्ट करेगा उसको पार्टी मिलेगा। मैं सब नोट करके रख रहा हूँ। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आसान सा भाषा लिखा हुआ है, डिफिकल्ट नहीं है। एंड ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे तो आज हम लोग कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। अनन्या, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यू हैव गिवन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन लिख करके दे दिया है। 4Fe प्लस 3O2 गिविंग Fe2O3। देन बोला जा रहा है कि आप एक काम करो कि 4.8 ग्राम ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न। मतलब ये जो आयरन लिया हुआ है ना बच्चे, आयरन का इन्होंने क्या करा हुआ है, आयरन का 0.15 मोल लिया हुआ है। इज 0.1, लेट मी राइट दैट, 0.15 मोल लिया हुआ है। इट इज मोल, ध्यान रखना। और ऑक्सीजन का जो दिया हुआ है वो 4.8 ग्राम दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है। बोले इन दोनों को रिएक्शन कराओ। रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा आप ये बता दो। एंड ये रिएक्टेंट में से कोई अगर बच जाता है तो कितना मास बचेगा वो बताना है। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। जो करेक्ट करेगा उसको पार्टी मिलेगा। आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया ना? कोई नहीं बोल रहा। सभी लोग क्वेश्चन में बिजी है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दिमाग काम कर रहा है? या फिर काफी टाइम बाद मिल रहे तो सब कुछ गायब है दिमाग से? काम कर। ओके, फिर तो करिए, सॉल्व करिए। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन करा हुआ है।
Which one is the limiting reagent, iron or oxygen? आयरन सर। ओके, किसी को डाउट है लिमिटिंग रिएजेंट में? एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इज आयरन, करेक्ट है। अब आगे प्रोसीड करते रहिए। अगर किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो आगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट क्लास की अगर मेरी बात याद हो तो मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो और दोनों रिएक्टेंट का या तो मास दिया हो या फिर मोल दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो या फिर नंबर दिया हो, देन वो केस में डेफिनेटली 100% लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहला काम यही था कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना था। वंस यू गॉट द लिमिटिंग रिएजेंट, देन जो स्टोइचियोमेट्री वाला स्टेटमेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को कनेक्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट से, वो स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन उसके बाद 2 लाइन में तो आंसर रहता है। कोई बताएगा व्हाट इज द मास ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड हियर? कितना मास बनता है? सर 160 इंटू सर 0.15। तो आप मल्टीप्लाई करके बताओ। जी सर। स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता तो मैं ये बोलता देखो आयरन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, तो इस लिमिटिंग रिएजेंट को प्रोडक्ट से कनेक्ट करूंगा। कितना मिला बच्चे? सर 24 ग्राम। 24 ग्राम, ओके ओके। ऐसे 24 ग्राम आता नहीं है, कहीं मिस कर गए। 12 होता है। हाँ, कोई तो 12 बोल रहा था शायद, मैं ऐसा सुनाई दिया। गुलजार बोल रहे थे क्या? 12 के आसपास आता है। जी सर। हाँ, 12 के आसपास आता है, 24 नहीं। 24 को डिवाइड कर दो 2 से, आ गया आंसर। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट को जब भी प्रोडक्ट से कनेक्ट करेंगे तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 4 मोल ऑफ आयरन if it completely get consumed, it is going to produce 2 mole of Fe2O3। 2 मोल Fe2O3 प्रोड्यूस हो जाएगा ना। हमें पता है आयरन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और आयरन का हमने कितना लिया हुआ है? 0.15 मोल। तो अगर मैंने 0.15 मोल लिया हुआ है तो डेफिनेटली 0.15 मोल आयरन का पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो Fe2O3 कितना बनेगा? 2/4 इंटू 0.15। ये आपका Fe2O3 का मोल बन जाएगा, दैट इज 0.15 डिवाइडेड बाई 2 मोल। ये मोल मिल गया आपको। अब क्या करूं मैं? अब मास चाहिए ना हमको, और मास के लिए हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल तो मुझे मिल चुका है 0.15 डिवाइडेड बाई 2, और Fe2O3 का मोलर मास चाहिए। देखो, हमको मोलर मास किसका चाहिए? Fe2O3 का। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 दे रखा है, 56, और कितना आयरन है मेरे पास? 2 आयरन है। एंड ऑक्सीजन का 16, एंड कितना ऑक्सीजन है? 3 है। तो ये आप ऐड कर लो,
कितना मिलेगा? 112 प्लस 48, 160 मिल जाता है। राइट राइट, इट इज 160। तो मोलर मास 160 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 12 ग्राम मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट का मास है जो बनेगा। सर लेफ्ट 1.2। करेक्ट है बच्चे, आपका करेक्ट है। जो ऑक्सीजन का मास, अच्छा अगर मुझसे पूछा जाता कि आयरन कितना बच गया, ऑब्वियसली आयरन 0 हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें तो पहले से मालूम है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली खर्च हो जाता है। तो आयरन का मास जो बचेगा दैट इज 0। अब मुझे किसका मास ढूंढना रह जाएगा? ऑक्सीजन का। ये ढूंढने के लिए क्या यूज करें बताओ? आप बताओ पहले, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। कैसे ऑक्सीजन का मास कैसे ढूंढें? मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन लगाएंगे। ये मैंने पिछली क्लास में एकदम से स्ट्रेस दे करके बोला हुआ था कि कोई भी रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, द बेस्ट मेथड टू डिसाइड द मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज मास कंजर्वेशन। हम लोग मास कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो यहां पे भी आप मास कंजर्वेशन इजीली यूज कर सकते हो। जैसे कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन अगर पूछा जाता, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, तो रिएक्शन होने से पहले हमारे पास प्रोडक्ट तो रहेगा नहीं, हमारे पास केवल रिएक्टेंट रहेगा। तो मैं केवल रिएक्टेंट का मास लिखूंगा, ऑक्सीजन का मास और आयरन का मास। अब ऑक्सीजन का मास ऑलरेडी 4.8 ग्राम दे रखा है, वो लिख लो यार। आयरन का मास कैसे लिखूं? अब आयरन का आपको मास नहीं दिया है, आयरन का क्या दिया है? मोल। तो बच्चे मास का तो फॉर्मूला अभी लिखा हमने। मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो अगर मुझे आयरन का मास चाहिए तो आयरन का मोल कितना? 0.15। और आयरन का मोलर मास अगर लिखना होता तो विल बी राइटिंग 56। आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो। वैसे मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखाऊं थोड़ा? आपको शायद बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करते हो। 3/2 into 10 raised to 12। हाँ, ये 0.15 था। 0.15 को आप 1.5 इंटू 10⁻⁻1 लिख लो और 56 लिख लो। और ये 1.5 को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? 3/2 लिख। तो ये 28 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब एक मल्टीप्लिकेशन करो और डेसिमल यूज करो, आंसर कितना आता है? 8.4 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। आयरन आपके पास कितना है? 8.4 ग्राम। और अगर आप टोटल ऐड करते हो तो इट इज 13.2 ग्राम। ये वो मास है जो रिएक्शन से पहले आपने ले रखा था। तो इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन के बाद अगर मुझे टोटल मास चाहिए तो हमें पहले से मालूम है कि आयरन हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आयरन तो बचेगा ही नहीं। हमारे पास क्या बचेगा? कुछ ऑक्सीजन बचेगा और Fe2O3 बचेगा। तो Fe2O3 तो अभी कैलकुलेट करा, कितना था हमारा? 12 ग्राम था, तो 12 रख दो। 13.2 माइनस 12 इज 1.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। किसी को कोई डाउट? एनीवन? सर लास्ट सर थोड़ा समझा दीजिए सर। अच्छा, लास्ट फिर से बोल दें। तो मैं ये आपको कह रहा था कि अगर आपको मास कंजर्वेशन लगा रहे थे तो ये टोटल मास बिफोर रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ आयरन। मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चे आपको क्वेश्चन में दे रखा था 4.8, वो लिख दिया मैंने। मास ऑफ आयरन चाहिए तो मास कभी भी कैलकुलेट करना हो, अगर आपको मोल मालूम है तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास मिल जाता है। तो आयरन का मोल क्वेश्चन में दे रखा था कि ये 0.15 मोल है, और आयरन का एटॉमिक मास 56 है। तो मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होगा? 56 AMU। तो मोलर मास कितना होगा? 56 ग्राम। तो मैं यहां मोलर मास का वैल्यू रख दिया और आयरन का मास कितना मिल गया? 8.4। यहां सब्स्टिट्यूट करा, टोटल ऐड करा,
इट इज 13.2। अब ये तो वो मास था जो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले था। इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन रुक गई होगी। तो हमें मालूम है कि रिएक्शन तभी रुकेगा जब ही लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरीके से खर्च हो जाए। खर्च हो गया मतलब आयरन तो अब बचा ही नहीं मेरे पास। अब जब रिएक्शन एंड हुआ होगा उस टाइम आपके पास क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा और Fe2O3 रहेगा। तो मैंने लिख लिया मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ Fe2O3 जो बन गया रिएक्शन के दौरान। तो मास ऑफ Fe2O3 हमने अभी कैलकुलेट करा था, ये कितना था? 12। तो मैंने 12 लिख लिया। आपको यही ढूंढना था कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बचा, वही तो यहाँ पे मास ऑफ O2 लिख रहा हूं मैं। एट द एंड हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन का मास जो बच जाएगा। तो 13.2 माइनस 12 करूंगा, ये इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 13.2 माइनस 12 होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमको कितना मिल जाएगा? 1.2 ग्राम मिल जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर। यही आंसर है जो ऑक्सीजन का मास बच जाएगा। क्लियर है अभी? यस सर। ओके, एनी डाउट एनीवन? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आपको डाउट है तो। नहीं है तो फिर एक नया चीज सीखेंगे, परसेंटेज प्योरिटी। देखो परसेंटेज प्योरिटी सिंपली क्या होता है ना, कि ऐसा समझो कि जो भी हम लोगों को मेटल मिलता है, जो माइनिंग करते हैं, जमीन के अंदर से खोद करके कोयला निकाल रहे, आयरन निकाल रहे, मेटल और भी मिनरल्स निकाल रहे, तो बेसिकली वो जो भी निकाल रहे हैं ना, तो वो प्योर नहीं होता। दैट कैन नॉट बी 100% प्योर ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो मिट्टी उसमें कंबाइंड है, वो आपका जो मेटल है, कोयला है, वो किसी और से रिएक्ट करा हुआ है, उसमें थोड़ी लकड़ी हो सकती है। तो ऐसे इम्प्योरिटी तो रहेगी ही रहेगी, ये आपको समझना है। तो मान लीजिए कभी आपको ऐसा बोला गया कि हमने अभी माइनिंग करा और माइनिंग करके आयरन निकाला, वो आयरन को मैं किसी और से रिएक्ट करा रहा हूं और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो भी आपको बता दिया गया, या फिर ये बता दिया कि चलो भाई आपने मान लो 100 kg लिया था आयरन, जो कि माइनिंग करके निकाला गया था। तो वो 100 kg में से सारा 100 kg रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने रिएक्शन किसका कराया? आयरन का। तो भाई वो 100 kg में जो आयरन होगा ना, वो तो रिएक्ट कर जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन मिट्टी थोड़ी रिएक्ट करेगी यार। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि वो 100 kg में क्या रह गया? हमारा इम्प्योरिटी रह गया। तो कभी आपको अगर ढूंढना हो कि परसेंटेज प्योरिटी, वो 100 जो केजी आपने माइनिंग करके सैंपल निकाला था, उसका परसेंटेज प्योरिटी क्या रहेगा, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज प्योर मास। जो भी आपका वो 100 kg में जो प्योर मास रहेगा वो डिवाइडेड बाय इम्प्योर मास। अच्छा, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पिछली क्लास में किसी ने मुझे पूछ लिया कि सर मान लो कि हमने 100 kg माइनिंग करके निकाला और उस 100 kg में 60 kg मेरा प्योर है, मतलब 40 kg क्या है? मेरा मिट्टी एंड इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में मैं क्या रखूंगा? प्योर मास तो 60 है, इम्प्योर मास की जगह पे मैं क्या रखूंगा बताओ? 40 रखूं या 100 रखूं? सर 40 तो इम्प्योर है, 100 क्यों सर? यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में लफड़ा है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो नीचे लिखना है ना, दैट इज टोटल, टोटल इम्प्योर मास। इसको ना थोड़ा आप जब फॉर्मूला कॉपी करना तो करेक्ट कर लेना। इसको क्या लिखोगे आप? टोटल इम्प्योर मास, मतलब प्योर इम्प्योर को ऐड करके जो टोटल इम्प्योरिटी वाला मास है, टोटल मास। या फिर आप इम्प्योर मास टोटल हटा ही दो, आप केवल इतना लिख लो, टोटल मास, प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। हमको समझ में आना चाहिए कि हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जब कॉपी करोगे, अभी कॉपी कर लो और करेक्ट कर लेना, अपनी भाषा में सही लिखा होना, हमको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। परसेंटेज प्योरिटी फॉर्मूला जो आप कॉपी करोगे, दैट विल बी प्योर मास, प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास इंटू 100।
ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है इसको लिख करके कंफ्यूजन होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो अगर आपने 100 kg आयरन माइनिंग करके निकाला हुआ है, उसमें 60 kg प्योर है, रेस्ट 40 kg आपका मिट्टी है, इम्प्योरिटी है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, प्योर मास 60, टोटल मास 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो जाता, परसेंटेज प्योरिटी कितना मिलता है, 60%। ये ऐसा आंसर आता अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना रहता तो। ये चीज क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, तो बच्चे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर दो आप। जो अभी आपको कॉन्सेप्ट मैं अभी समझा रहा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, लाइम फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे अपनी भाषा में बोला जाए तो ये क्या होता है, चूना, ठीक है, जो हम लोग लगाते रहते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन बेसिकली अपनी भाषा में क्या है, पत्थर, ठीक है। तो ये पत्थर है आपका, स्टोन है। इसको बोला जा रहा है कि इस पत्थर को आप गर्म करो, तो जब भी गर्म करोगे तो इससे आपको चूना मिल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाग जाएगी। तो ये रिएक्शन हो रहा है, चलो मैंने आपको रिएक्शन भी दे दिया। तो क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि हमने 200 kg कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है जो कि 95% प्योर है। फिर बोले कि इसको गर्म कर रहा हूं मैं, अब अभी बात आओ कि कितना चूना मिलेगा हमको। करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वॉइस ब्रेक हो गया बच्चा आपका, टाइप कर दो अनन्या। गुलजार लेट हो गए, जल्दी बताना था। अच्छा, स्कूल में उस जिससे पूछूंगा वही बताएगा। रुको रुको, जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा। नसीमा बताओ कितना मिला तुम्हारा, या मिला ही नहीं, भाग गया, मिला ही नहीं। अरे हो भी या गायब, देखा। अच्छा, ये बहुत फ्रिक्वेंट होता है कि जैसे ही मैं नाम लेना शुरू करता हूं गायब, और अभी 2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन। कब तक भागोगे हैं? जब भी सामने पहुंचूंगा फिर कहाँ भागोगे। तो कुछ बता रहे हो आप, आंसर बता रहे थे। इट इज 190 kg। 190 kg तो नहीं बनेगा चूना, हमको ये पूछा गया कि चूना कितना बनेगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा वो पूछा गया है ना। कोई बताएगा, एनीवन? अरे बहुत आसान है बच्चे, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, 106.4, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, 106.4 kg मिलेगा, दैट्स करेक्ट। मैं स्टार्ट करूं? कोई नहीं बोल रहा है यार, इतनी शांत रखे हो। हेलो। मैं स्टार्ट करूं?
सर हाँ बोलिए बोलिए। सर कंसेप्ट फिर से समझाइए सर। अच्छा, कॉन्सेप्ट फिर से समझाया। कॉन्सेप्ट ये था बच्चे, चलिए आपको पिछले पेज पे वापस ले चलता हूं मैं। कॉन्सेप्ट आपका ये था कि मान लीजिए हमने आज डिसाइड किया कि आज मिट्टी के अंदर से 100 केजी आयरन खोद करके निकाल लेंगे। हमने निकाला, लेकिन मालूम है जो भी मिनरल या जो भी आप मेटल आप निकाल रहे हो, माइनिंग करके ले आ रहे हो, वो 100% प्योर नहीं है। बिकॉज वहां पे मॉइस्चर से रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, उसमें मिट्टी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो 100% प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी रहेगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि मान लीजिए आपने 100 केजी लिया और 100 केजी में से आपको पता चला कि इसमें 60 केजी प्योर है, रेस्ट 40 केजी आपका इम्प्योर है। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। तो परसेंटेज प्योरिटी का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा था कि कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्योरिटी, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा और हमेशा जो प्योर मास है वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे हमारे केस में प्योर मास कितना हुआ 60, और टोटल मास हमने कितना निकाला था 100 इंटू 100, ये आपको मिल गया परसेंटेज प्योरिटी। मतलब आपने जो माइनिंग करके आयरन निकाला था वो 60% प्योर है। तो बस आपको मैं ये परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला समझाना चाहता था। और एग्जैक्टली कैसे केसेस में यूज करेंगे, जब भी हमारा हमें मालूम हो जाए कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो ये दिया गया था कि मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना लिया हुआ है मैंने, 200 केजी लिया हुआ है, 200 केजी लिया हुआ है। साथ में ये बोला कि इसका 95% प्योर है, मतलब 5% इम्प्योरिटी है। तो अगर मुझे जानना है कि ये 200 केजी में से कितना केजी हमारा प्योर है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सर परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर पर ये हाँ बोलिए बोलिए। सर इस क्वेश्चन को सर ऐसे करने से राइट होगा सर। CaCO3 तरीका सर मास टोटल मास है 100, सो प्योरिटी 95 ऑफ सर 95/100 इंटू 200, सो सर आता है 190 केजी। सो मोल निकलने सर 1.9 आता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी 1.9 आता है। फिर सर मोलर मास से मोल को डिवाइड करने से सर वो बिल्कुल 160। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मैं यही मेथड बताऊंगा, इसके अलावा एक और मेथड बताऊंगा। तो आ रहे अब बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 100% करेक्ट है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जैसे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा मान लो, तो परसेंटेज प्योरिटी हमको कितना दिया 95%, तो 95 तो मैं लिख ही लूं क्योंकि ये तो हमको दिया ही है। और ये क्या होगा, ये होगा इक्वल टू प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना बच्चे, 200 केजी, यही लिया था ना हमने। टोटल मास कितना था 200 केजी इंटू 100, हमने यही तो सीखा फॉर्मूले में। तो यहां से अगर आप प्योर मास कैलकुलेट करोगे ना, तो प्योर मास आपका कितना मिल जाता है, 190 केजी मिल जाता है। मतलब बोल ये रहे कि 200 केजी में से 190 केजी आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है, रेस्ट 10 केजी कुछ मिट्टी वगैरह होगा। तो अब आपको बोल रहे कि मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करके हमको चूना बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। तो भाई जो चूना हमें मिलेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलेगा, मिट्टी से नहीं मिलेगा। मतलब वो जो 10 केजी इम्प्योरिटी था उससे चूना नहीं मिलेगा। चूना किससे मिलना है आपको, 200 केजी से मिलना है। तो अब मैं जो क्वेश्चन आगे प्रोसीड करूंगा वो 190 केजी से स्टार्ट करूंगा, मैं 200 केजी से स्टार्ट नहीं करूंगा। ये आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आगे जो मेथड बता रहे थे अभी आप, दैट इज परफेक्टली फाइन, वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आप यही बता रहे थे कि सर देखो हमने परसेंटेज से ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारा 190 केजी प्योर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका मोल कैलकुलेट कर लूंगा। बिल्कुल करो, करेक्ट भी है। तो मोल कैसे कैलकुलेट करूंगा, 190
बस एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, आपका मैं पूरा सुना था बट वहां पे आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि आंसर में अफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में 1000 से डिवाइड करूंगा, तो अभी अफेक्ट नहीं आएगा, बट आगे किसी क्वेश्चन में रॉन्ग हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, यूनिट में गलती नहीं करनी हम लोगों को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये केजी था, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मोल का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो ये देखा था कि हमें जो भी मास लिखना है सैंपल का वो ग्राम में लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखना है। हमने ये फॉर्मूला देखा था, तो हमने मास ऑफ द सैंपल ग्राम में लिख लिया, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 100। ठीक है, ये कई बार हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो ये कितना आ जाता है आपका 1.9 इंटू 10³ मोल आ जाता। अब आप स्टोइचियोमेट्री वाला स्टेटमेंट बिल्कुल यूज करते, जो आप बता रहे थे वो करेक्ट था कि भाई अगर हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है तो हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। आपने 1.9 इंटू 10³ मोल ले रखा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मुझे मोल लिखना होता तो वो भी मैं 1.9 इंटू 10³ मोल ही लिखूंगा। तो मोल तो भाई दोनों का सेम रहना है, क्योंकि आप स्टोइचियोमेट्रिक क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो एक बार कैल्शियम ऑक्साइड का मोल मिल गया एंड फिर आपसे मास पूछा जा रहा है कि बताओ चूना का मास कितना बना, तो आप क्या करोगे मोल इंटू मोलर मास। तो ये तो मोल था, मोलर मास अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास देखोगे तो कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, टोटल कितना आता है 56 आता है। तो इसको अगर मैं 56 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में मिल जाएगा, ये ग्राम में मिल जाएगा ना। अब मैंने आपको एक और चीज समझाया था कि कभी भी क्वेश्चन में जिस यूनिट में आपको डेटा दिया जाएगा आप अपना आंसर उसी यूनिट में रिवर्ट करोगे। यहां पे केजी में हमको वैल्यू दी गई थी तो मैं फाइनल आंसर केजी में ही बताऊंगा। तो अभी तक जो मेरा आंसर आया हुआ है वो ग्राम में आया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से डिवाइड करूंगा तो ये वापस से कैंसिल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 56, तो ये जो भी मिल रहा था, कितना मिल रहा था बच्चे 104.6 या 106.4, इट इज 106.4 केजी, ये आपको मिल जाएगा एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो। नहीं सर, ये तक नहीं। ओके, शांति बनाए रखते हो। चलो, ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर दिया पार्टी, जितना पार्टी है सब ऐड करके रखे रहो, पहुंचने वाला हूं मैं। ये क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर दिया पक्के से पार्टी। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो इत्मीनान से, अपना दिमाग लगा लो। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है फिर मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके ही समझो कि ये क्या बोलना चाहते हैं। जल्दी 3 लाइन की अंग्रेजी लिखी है यार, इतना क्या पढ़ रहे थे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं मैं? यस सर। ठीक है, तो मान लो आप मार्केट गए, आपने नमक खरीदा, NaCl का नमक, और धोखा हो गया आपके साथ, इम्प्योर नमक दिया। आपने 6 ग्राम नमक खरीदा, तो वैसे 6 ग्राम नमक क्यों खरीदेगा कोई, बट मान लो आपने 6 ग्राम खरीदा और ये बोला गया कि ये 6 ग्राम नमक में कुछ इम्प्योरिटी भी है, मतलब 100% प्योर नहीं है, हो सकता है कुछ 1-2 ग्राम या जितना भी ग्राम उसमें मिट्टी है या कुछ और है, ये 6 ग्राम क्या है इम्प्योर है।
फिर बोले कि ये जो इम्प्योर नमक है इसको लेकर के आप पानी में घोल लो। हाँ, घोल लिया, चलो। फिर बोले वो जो भी आपको सॉल्यूशन बना उसको आप रिएक्शन कराओ, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं। तो जब भी आप घोलोगे तो NaCl कहाँ चला गया? पानी में चला गया। एक्वस लिखते हैं, अगर पानी में घोला हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक्वस लिखते हैं। फिर उसको हमने रिएक्ट किससे कराया? सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ये सोडियम आयन नाइट्रेट आयन के साथ भाग जाएगा, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ भाग जाएगा। तो हमें क्या मिलने लगेगा? AgCl बनेगा प्लस NO3 एंड NaNO3 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करा हुआ है, प्रेसिपिटेट। यस सर, मतलब ये कुछ झाग बन करके, ये सॉलिड सॉलिड बन करके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए बोलिए सर। तो ये जो AgCl बना हुआ है आपका, ये AgCl का बोले कि 14.35 ग्राम हमको बन गया, ये बन गया। अब आपने पहले ही बोला था कि आपका 6 ग्राम क्या है? इम्प्योर है। अब आपसे पूछ रहे कि बताओ परसेंटेज प्योरिटी कितना था। तो आप उल्टा सोचो, देखो आपको जहां से पूछा जाता है ना, आपसे क्या पूछा? परसेंटेज प्योरिटी। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आता कि भाई परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्योर मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100। तो टोटल मास तो 6 दिया है, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना है। तो हमको अब फोकस कहाँ करना चाहिए? हमको फोकस करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमको अगर प्योर मास मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, फॉर्मूले में रखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं सोचूंगा कि प्योर मास कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो देखो रिएक्शन तो मैंने लिख ही दिया। अब आप यहां सोचो कि ये जो NaCl आपने पानी में घोला हुआ है, वो टोटल घोला तो 6 ग्राम था, लेकिन बेटा रिएक्शन तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वही NaCl करेगा जो प्योर होगा। क्या इम्प्योर वाला भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा क्या? क्या मिट्टी भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। रिएक्शन तो बेटा NaCl ही कर रहा था ना। तो अगर मुझे प्रोडक्ट बता दिया गया कि इतना बन रहा है, तो क्या मैं ये मालूम कर सकता हूं क्या कि NaCl यहाँ पे कितना रिएक्शन में गया होगा? NaCl जितना रिएक्शन में गया होगा ना, वही प्योर होगा। इम्प्योर वाला तो रिएक्शन में गया ही नहीं। तो बस ये थॉट आपके अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही जनरेट होना चाहिए। इतना थॉट जनरेट हो गया तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यही है कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है उससे किसी भी तरीके से हम ये ढूंढ सकें कि हमारा कितना NaCl खर्चा हुआ होगा 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए। अगर ये चीज मुझे पता चल जाता है, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब इसके आगे आपको कुछ एटॉमिक मास मैं दे रहा हूं। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है ये क्वेश्चन को करने के लिए। आपको रास्ता भी दिखा दिया गया। तो अब आप सॉल्व करो।
किसी को मिला? नहीं, किसी को? सर वो जो प्योर जो है सर वो 5.85 हो जाता है सर, 5.85 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट है। तो आप परसेंटेज प्योरिटी बता दो ना, फॉर्मूला पता ही है। जी सर। 5.85 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। 100। हाँ, बहुत आसान सा कैलकुलेशन बनेगा बच्चे, इतना टाइम नहीं लगता आपको, आसान कैलकुलेशन है। मैं स्टार्ट करूं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार। सर 97.5। 97.5 ऐसा आता है? हाँ करेक्ट है, करेक्ट बोल रहे हैं, 97.5 ग्राम है सर। करेक्ट है, करेक्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया और सोचने का तरीका मैं एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चे, आपको मैं कुछ एक चीजें समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना। कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, इट इज आवर ट्रेनिंग पीरियड। इसमें हम लोग ना चीजों को अप्लाई करने के लिए सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रेडिक्ट करना है और फिर कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो होगा यूं कि अगर हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है इस चीज के लिए, तो एग्जाम जब हमारा फाइनल एग्जाम आएगा, जब भी आप 2 साल बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे होगे, और इवन बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना, सारा कुछ तो मैं इधर कराऊंगा ही, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, पूरी एनसीईआरटी मैं कराऊंगा। उसके लिए टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। अब ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि मुझे एनसीईआरटी फिर से पढ़ना है, ये कर, कुछ भी नहीं करना है। एवरीथिंग विल बी टॉट बाय मी, मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, बट धीरे धीरे, अचानक से नहीं ना। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हम अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हम अपना माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस दौरान हमको क्या करना है, अपना थॉट इतना जनरेट कर लेना है ना, अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये प्रेडिक्शन, मेरे माइंड में प्रेडिक्शन स्टार्ट होने लगे कि भाई ये वाले क्वेश्चन में ना ऐसा ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में मैपिंग होने लगे कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ना ऐसा ऐसा सोचेंगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन वगैरह आता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप माइंड मैपिंग बहुत सही होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा था कि जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा कि एन इम्प्योर मास ऑफ 6 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water and then treated with excess of AgCl, the mass of AgCl precipitated is found to be 14.35। जो इंफॉर्मेशन दिया वो मैंने रिएक्शन में लिखा और उधर AgCl के नीचे लिख दिया कि इसका 14.35 ग्राम बन जाता है। हाँ ठीक है। फिर हमने देखा कि हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा आप NaCl का परसेंटेज प्योरिटी बता दो। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला रिफ्लेक्ट हुआ, प्योर मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। तो टोटल मास तो दे रखा है, इंटू 100 करना ही है, तो हमको कहां फोकस करना है, प्योर मास पे। फिर मेरा माइंड सोचना शुरू करा कि भाई ये रिएक्शन तो प्योर NaCl ही देगा, उसमें जो मिट्टी होगी वो तो ये रिएक्शन दे नहीं रही होगी। तो अगर मुझे ये बता दिया इसने कि 14.35 ग्राम बन रहा है, तो ये तो केवल प्योर नमक से बना होगा, प्योर NaCl से बना होगा। तो अगर मैं किसी भी तरीके से ये ढूंढने में सफल हो जाऊं
ये 14.35 ग्राम बनाने के लिए नमक कितना NaCl का जरूरत पड़ा होगा, तो दैट विल बी आवर प्योर मास। एंड फिर मैं लास्ट में फॉर्मूला यूज करके परसेंटेज प्योरिटी बता दूंगा। तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट शिफ्ट हो गया कि अब मुझे ये ढूंढना है कि NaCl मेरा कितना खर्चा हुआ होगा। अब वो ढूंढने के लिए अब मैं स्टोइशियोमेट्री इस्तेमाल करूंगा। कैसे इस्तेमाल करूंगा? देखो, अगर आपको AgCl का मास दे रखा है, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? AgCl का नंबर ऑफ मोल। और मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम। कितना दे रखा है? 14.35 ग्राम डिवाइडेड बाय AgCl का मोलर मास। सिल्वर और क्लोरीन ऐड करो, कितना? 143.5। करेक्ट, इट इज 143.5। बहुत आसान सा कैलकुलेशन बनता है, 0.1 मोल। अब मैं जाऊंगा स्टोइशियोमेट्री की तरफ। अब स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलता यहां पे? मैं ऐसा बोलता कि भाई देखो, अगर आपको 1 मोल AgCl प्रोड्यूस करवाना है तो आपको 1 मोल नमक लेना पड़ेगा। आपको कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.1 मोल। तो आपने नमक कितना लिया होगा? 0.1 मोल। दोनों का स्टोइशियोमेट्री का रेशियो क्या चल रहा था? 1:1 चल रहा था। तो जितना मोल उसका बनाना रहेगा, उतना ही मोल NaCl का लेना रहेगा हमको। तो हमें क्या मिल गया? NaCl का नंबर ऑफ मोल मिल गया। बच्चे, ये जो मोल मिला है ये प्योर वाले नमक का मोल है। अब मान लो अगर आपको मोल मालूम है तो मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल इनटू NaCl का मोलर मास। तो अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूं, सोडियम एटॉमिक मास इज 23। तो NaCl जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो NaCl का वैल्यू आता है 58.5। 58.5। तो मोलर मास कितना लिख लूंगा मैं? 58.5 ग्राम। मल्टीप्लाई होकर के क्या मिल जाएगा? 5.85 ग्राम। तो ये कौन सा मास है? ये हमारा प्योर वाला मास है। इम्प्योर कितना है? 6 है, मतलब टोटल इम्प्योर। तो यहां पे फिर परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी प्योर मास, दैट इज 5.85 डिवाइडेड बाय इम्प्योर मास 6 इंटू 100। तो इसे जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 97.5%। हाँ, ये करेक्ट है। क्लियर है सभी को? जी सर, अगर सर 3 AgCl हो जाता तो सर हमारा कैलकुलेट कैसे हो जाता? अच्छा, ओके, वो भी बता देता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट? मैं भी बता देता हूँ। 3 AgCl होता तो कैसे करते, वो भी बता देता हूँ। उससे पहले कोई और डाउट किसी को इस प्रोसेस में? नहीं, यहाँ तक सर बहुत क्लियर हो गया। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर मान लो मेरे पास रिएक्शन थोड़ा अलग होता, और रिएक्शन अलग होता, मैं अलग रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इस रिएक्शन में दिमाग नहीं लगाएगा कोई, इसमें जितना करना था हो गया, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना इधर। इनका क्वेश्चन ये है कि मान लो सर कि ऐसा कांड हो गया मेरे साथ, मैंने यहाँ पे कोई और रिएक्टेंट लिखा था और यहाँ पे 3 बन रहा था, फिर कैसे करते आप? तो फिर मैं स्टोइशियोमेट्री यूज करता ना बेटा। मैं ये बोलता कि मेरा 3 मोल अगर AgCl बनाना है ना, प्रोड्यूस करवाना है, तो इसका तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 कर दिया आपने, लेकिन ये तो अभी भी 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल NaCl लेना पड़ेगा। फिर अब यूनिटरी मेथड यूज कर लेता कि अगर मेरे पास 1 मोल AgCl होता तो 1/3 मोल लेना पड़ेगा। फिर मेरे पास कितना प्रोड्यूस करवाना था? 0.1। तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेता। ये मोल आ गया मेरा, सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाई 3, ये मोल आ गया। फिर मास कैलकुलेट करता, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करता। क्लियर हुआ? जी सर। तो यह सर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाना है? लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं लगाना है। वैसे भी मैंने आपको एक लाइन बोला हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है एंड उसमें एक रिएक्टेंट का मास दे रखा है, दूसरे रिएक्टेंट का मास नहीं दे रखा है, या फिर एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, दूसरे रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है।
या फिर एक रिएक्टेंट का मास पूछ रहा है और दूसरे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने ये बोला था कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा या पूछा जाएगा दैट विल बी ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा मैंने बोला था, अगर आपको याद हो तो। जी Yes, सर, sir. याद हो। पिछली क्लास में ऐसा एक स्टेटमेंट बोला था मैंने। हाँ सर, ये पता। बोल दो NaCl लिमिटिंग रिएजेंट है, आपने NaCl कैलकुलेट करा, हाँ फाइन है, करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट एक नया सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड। अब ना ये वाले टर्म को पहले समझते हैं हम लोग, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग। बट ये आपका एक थोड़ा सा अलग सा चीज है, तो इसको समझने की कोशिश करना जरा। देखो पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो, कैसा आपको एग्जांपल लूं जो कि आप भी जानते होगे। कैसा एग्जांपल लिया जाए? मान लो कि आपने ना नमक लिया, नमक NaCl, और NaCl लेकर के पानी में डाल दिया, घोल लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन नमक का बना लिया। अभी आपने देखा कि अगर आप यहां पे ना सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे, अभी अभी जो रिएक्शन कर रहे थे हम लोग, तो NaCl का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से होकर के AgCl बना होगा। NaNO3। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी का रिएक्शन, उसमें सिल्वर नाइट्रेट तो ऐड करा था आपने, परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपने इसमें मान लो पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अभी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करूंगा तो यहां पे क्लोरीन बनने लगेगा, ये जो Cl है वो क्लोरीन बनाने लगेगा। यहां AgCl बन रहा था, यहां Cl2 बन रहा था। हमने क्या करा मालूम है? नमक लिया, पानी में घोला, सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड करा, पोटेशियम आयोडाइड Ki भी ऐड करा, दोनों ऐड करा। तो अब उसके अंदर जो नमक था वो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ कि ये जो AgCl जो बना है, प्रोडक्ट में AgCl तो बन रहा है, Cl2 भी बन रहा है। बोल रहे ये जो AgCl आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका परसेंटेज यील्ड कितना है? परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? परसेंटेज यील्ड का मतलब ये है, आप ऐसा सोचो, मान लो, अब सिचुएशन चेंज कर रहा हूं मैं। मान लो कि ये पोटेशियम आयोडाइड उधर नहीं है, तो जो भी नमक था, नमक में जो भी Cl था, वो क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि मान लो यहां पे पोटेशियम आयोडाइड नहीं था, तो वो टाइम में AgCl मान लो कि 20 ग्राम बन गया। जस्ट इमेजिन कि AgCl कितना बन गया? 20 ग्राम बन गया। कब बन गया? जब भी पोटेशियम आयोडाइड नहीं था। फिर आपको मैं दूसरा सीन दिया, बोला भाई अभी पोटेशियम आयोडाइड डाल देते, ऐड कर देते। तो ऐड करने के बाद अब सोचना, अब दिमाग चलना चाहिए कि अगर मैंने पोटेशियम फिर से दूसरा बीकर ले आ रहा हूं, वो बीकर नहीं, वो एक अलग केस था हमारा, वो निकल गया, उसमें AgCl का 20 ग्राम बन रहा था, वो हमने नोट कर लिया, वो एक्सपेरिमेंट खत्म। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उतना ही नमक फिर से पानी में घोला और उसमें सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड दोनों डाल दिया, दोनों ऐड कर दिए। तो आप पहले तो मुझे केवल इतना बताओ कि क्या फिर से AgCl 20 ग्राम बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा, 20 ग्राम से कम बनेगा, क्योंकि अब तो ये Cl इधर भी जाने लगा ना, Cl2 भी बनाने लगा, तो अब 20 ग्राम से कम बनेगा। तो यहां पे जो उम्मीद हमारी थी कि हमारा 20 ग्राम बनना चाहिए था, दैट इज द थियोरेटिकल वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 20 ग्राम बनना चाहिए था,
बट प्रैक्टिकली हमको मालूम है कि 20 ग्राम नहीं बनेगा क्योंकि कुछ तो इधर रिएक्ट कर गया। तो मान लो अब जो नया बना वो 15 ग्राम ही बना, 15 ग्राम ही बना। तो आपसे जब परसेंटेज यील्ड पूछा जाएगा तो एक्चुअल सीन में कितना बना, 15 ग्राम बना। आपका एक्सपेक्टेशन कितना था, 20 इंटू 100। ये होता है परसेंटेज यील्ड। बेसिकली ये बोल रहा हूं कि आपने जो उम्मीद कर रखी है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जितना आ रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, थियोरेटिकल होती है, दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल वन। तो वो डिनोमिनेटर में रखना है और एक्चुअल जो अमाउंट या मास प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूमरेटर में रखना है, इंटू 100 कर देना है। दैट विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। दैट इज व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। क्लियर है सभी को? सर तो दोबारा सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना सर? फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं? सर तो 2 टाइम्स हमको सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार 2 टाइम तब खर्चा। ओके ओके, समझ गया। तो आपको एक चीज बताऊं, कभी भी आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड या तो पूछा रहेगा या फिर दिया रहेगा। मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में परसेंटेज यील्ड की बात करेगा ना, जैसे यहां पे बात किसकी करेगा, एजीसीएल का परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करेगा। तो क्वेश्चन में जिसके बारे में परसेंटेज यील्ड की बात करी जा रही है, अगर उसका मास दिया हुआ है तो वो 100% एक्चुअल मास ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल मास दिया रहता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना होता है, थ्योरेटिकल मास या कैलकुलेटेड मास या एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर एक्चुअल वाला जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% आपको एक्चुअल मास क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्चुअल डिवाइडेड बाय जो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे वो आपको करना पड़ेगा, एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर एक्चुअल जो दिया रहेगा उसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा। अभी सर एक्चुअल तो यह सर हम समझ गए, एजीसीएल सर कब समझना होगा सर? वो ही सर एक्चुअल है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझने का कोशिश करते हैं। फिर अगर नहीं समझा तो वापस इस पे आऊंगा मैं, क्योंकि कई बार होता है ना, मतलब चीजें जब तक प्रैक्टिकल ना करो या फिर उसे देखो नहीं तो फील नहीं आता। तो सुन लिया कहानी बट लग रहा है कि फीलिंग नहीं आया, चलो फीलिंग लेते हैं। ठीक है, ये मैं ही करूंगा, आप बस देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो अच्छे से, मेरे दिमाग में कैसे कैसे थॉट जनरेट होंगे। अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स एक्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। मतलब ये जो ए है आपका, बोल रहे इस ए का, ए कोई रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल रहा होगा, ठीक है, ए कोई कंपाउंड रहा होगा। बोल रहे इस ए को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा ना तो एक्स बनता है। हाँ ठीक है, बनता है, मान लिया मैंने। सम ऑफ द ए ऑक्सीडाइजेस and only 70% of maximum yield is obtained। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि हमने कुछ ए लिया था और उसको ऑक्सीडाइज करके एक्स बना रहे हैं, लेकिन हमने जितना सोचा था उसका केवल 70% बना। ये बोलना चाहते हैं कि सम ऑफ द रिएक्टेंट ए ऑक्सीडाइजेस and only 70% of maximum yield। मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन कितना हो सकता है, 100%। ठीक है, लेकिन 100% आपका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। कितना हुआ, केवल 70% आपके काम की चीज मिली। केवल 7, आपने जितना सोचा उसका केवल आपको 70% मिला। फिर बोल रहे व्हाट मास ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड, एक्स का कितना मास बनेगा इफ 200 ग्राम ऑफ ए इज टेकन। मतलब बोले कि आप एक काम करो, देखो अब डेटा के साथ बात कर लेते। आपको बोले कि आप 200 ग्राम ए ले लो और उसको ऑक्सीडाइज करो, तो मैं क्या करूंगा,
मैं उस 200 ग्राम का पहले तो मोल में कन्वर्जन करूंगा, क्योंकि स्टोशियोमेट्री ही मुझे यूज करने आता है, और स्टोशियोमेट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो 200 ग्राम ए जो दिया हुआ है उसका पहले मोल कैलकुलेट करूंगा। ए का मोलर मास 128 वो दे रखा है, तो 200 डिवाइडेड बाय 128 दैट विल बी द मोल ऑफ ए। फाइन। तो बोले कि ये जो 200 ग्राम ए था इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करो कि एक्स कितना बनेगा, जो स्टोशियोमेट्री से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अब तक 50 बार कम से कम। तो वही स्टोशियोमेट्री का लाइन लिख करके मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि एक्स कितना बनना चाहिए था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जितना सोचा था वो पूरा नहीं बना। उसका कितना बनेगा? प्रैक्टिकल सीन में कितना बनेगा? केवल 70% बनेगा। तो वहां से मुझे ढूंढना है कि आप बताओ एक्चुअल सीन में एक्स कितना बना रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थॉट जनरेट होना चाहिए माइंड में। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, ए का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 128। ये ए का मोल मिल गया। अब मैं क्या बोलूंगा, अब स्टोशियोमेट्री देखो। आप स्टोशियोमेट्री में देखता तो अगर मैं 2 मोल ए खर्चा करता तो 2 मोल एक्स बन जाता। ये मुझे रिएक्शन से दिख रहा था कि इफ वी आर कंज्यूमिंग 2 मोल ऑफ ए then it is going to produce 2 mole of x, 2 मोल x बन रहा होगा। तो अगर मैं 1 मोल a खर्चा कर दूंगा तो 1 मोल x बनेगा। हमने एक खर्च कितना करना है? हमें खर्च करना है 200 डिवाइडेड बाय 128। इतना मोल हमको खर्चा करना है। अच्छा, तो x का कितना बनेगा? भाई x का भी इतना ही बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो चल रहा था। तो ये हमारा मिल गया x का मोल। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मास ऑफ एक्स। अच्छा, तो मास ऑफ एक्स बता दो यार, कि मास अगर चाहिए एक्स का तो क्या करूंगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना? 200 डिवाइडेड बाय 128। एक्स का मोलर मास कितना? 148, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे हिसाब से इतना ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इतना बनता नहीं है। ये तो आपने पेपर में कैलकुलेट करा, हम जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो केवल 70% बना। ये बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल मास, आप फॉर्मूले से भी यूज करो। चलो आपको फॉर्मूला ही दे देते हैं। फॉर्मूले में क्या बोला गया कि परसेंटेज यील्ड कितना? 70। एक्चुअल मास आपको कैलकुलेट करना है। ये यहां पे हम लोग क्या लिखते थे? एक्चुअल मास जो प्रोड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट कराना है, डिवाइडेड बाय जो थियोरेटिकल मास है वो कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 148। ठीक है, तो ये बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर। एक्चुअल मास ही ढूंढना है। क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. किसी को डाउट? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं? वाह यार, सही है। फिर आगे जो करना है ना, आगे जो करना है वो हम लोगों को सॉल्यूशन से रिलेटेड, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है। आप ऐसा बोल लो कि हमारा इस चैप्टर का 2 सेगमेंट खत्म हो गया। पहला सेगमेंट था मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दूसरा सेगमेंट था स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और रिएक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, जितना आप सोच सकते हो, परसेंटेज यील्ड, प्योरिटी, एंड उसमें कभी रिएक्टेंट दिया, कभी प्रोडक्ट दिया, कभी एक ही रिएक्टेंट दिया, कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया, जो भी चीजें थी सारा हम लोगों ने कर लिया। अब जो थर्ड सेगमेंट है इस चैप्टर का वो है सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, ग्राम पर लीटर,
तो ये कुछ 9-10 कंसंट्रेशन यूनिट है, सभी को डेफिनेशन सीखना है और सभी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखना है। तो ये वाला पोर्शन अब मेरा नेक्स्ट पोर्शन है। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं क्या चाहता हूं कि एक बार आप बता दो, डीपीपी 1 हो गया था हम लोगों का ना? यस सर। उससे डिस्कस हुआ था ये सर। ओके, डीपीपी 1 हो गया था हम लोगों का, डिस्कशन हो गया था। आप बताओ डीपीपी 2 में कोई डाउट है? ये क्वेश्चन सर आंसर करने से बाद सर कंफर्म नहीं होता सर आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। आंसर ना देना भी एक स्ट्रैटेजी होता है बच्चे। क्यों मालूम है आंसर ना देना क्यों स्ट्रैटेजी होता है? वो इसलिए ना कि हम ना ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड ना उसी हिसाब से ट्रेन होता है, हम जैसा ट्रेन करना चाहे। तो होता यूं है कि अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए और साथ में ही आंसर अगर दिख जाए तो हम मतलब बहुत बेकार लोग होते हैं ये इंसान लोग। क्वेश्चन पढ़ते, थोड़ा दिमाग लगाते, नहीं बनता तो पहले आंसर देखते। अरे ऐसे करने से मेरा माइंड कैसे सीखेगा बताओ? अगर मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना है, कुछ सिखाना है, तो मेरे पास आंसर नहीं रहने चाहिए। तो मैं मतलब सॉल्व करता रहूंगा। एंड करेक्ट तो ये 4 में से कोई एक ऑप्शन ही होने हैं। अगर ये 4 में से कोई ऑप्शन आ गया तो आपके लिए वही करेक्ट है, ठीक है? अगर इसमें से कुछ ना आया तब तो लफड़ा है। वैसे वैसे डू नॉट वरी। आप जैसे मैंने ये प्लानिंग करा हुआ है कि अभी जैसे डीपीपी 1 दे दिया तो डीपीपी 1 का आंसर डीपीपी 2 के साथ मिलेगा। डीपीपी 2 जब तक आप कर रहे होगे तब तक डीपीपी 2 का आंसर आपके पास नहीं रहेगा। डीपीपी 2 का आंसर डीपीपी 3 के साथ मिलेगा, ऐसा। तो आंसर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप अटेम्प्ट कर चुके रहोगे, अपना दिमाग लगा चुके रहोगे। स्टार्टिंग में दे दूं मजा नहीं आएगा। सर 29 एक्सप्लेन। 29 ओके। आप बोल लो भाई, जिसका जो डाउट है इस डीपीपी में बोल लो। 29 ओके। 29 में अच्छी खासी कहानी दिख रही है। चलो कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ दिए, क्योंकि इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा? ऐसा भी होता है ना कि और ये तो 4-5 लाइन लिखा है, कौन पढ़ेगा इतना ज्यादा कहानी कौन पढ़े? नहीं यार, ऐसा मत किया करो। एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है ना। और मैं बताऊं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा रहेगा और उसका आंसर 1-2 लाइन में, ऐसा भी होता है। तो वो एग्जामिनर का ट्रिक होता है। तो क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। बोले ए सैंपल ऑफ पोटैटो स्टार्च was ground in a ball mill to give a starch like molecule। अच्छा, ऐसा। वो आलू लिया और जमीन में डाल दिया, फिर बोल रहे उससे स्टार्च बनाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। डॉक्टर लोग, आपको मालूम होगा कि स्टार्च इज पॉलीमर। इंजीनियर लोग नहीं मालूम है तो जान लो कि स्टार्च क्या होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बना रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडिया है, हम लोग स्टार्च जैसा मॉलिक्यूल बनाएंगे बट थोड़ा छोटा बनाएंगे, ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। फिर बोले कि द प्रोडक्ट एनालाइज्ड 0.086% फॉस्फोरस। बोले आपका जो स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल बनाने का आइडिया है, उस स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल में 0.86% फॉस्फोरस है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोले इफ ईच मॉलिक्यूल इज अस्यूम टू कंटेन 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। मतलब वो जो स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल था, उस एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस एटम रहेगा, ऐसा बोले। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान कर दिए मेरे लिए। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए। कैसे? देखो, आइडिया ये है कि
मान लो कि वो जो स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक्स। फिर एक्स का मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, 0.086%, 86%। अच्छा, इसका अगर 0.086% कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, बता सकते हो क्या? अरे क्या मिलेगा बच्चे? मास ऑफ फॉस्फोरस, मास ऑफ फॉस्फोरस मिलेगा, मास ऑफ फॉस्फोरस। अब हमको मालूम है ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस होता है, तो यहां पे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास लिख लो एंड फिर उसके बाद एक्स कैलकुलेट कर लो। एक्स ही तो पूछ रहे थे। ऐसा क्वेश्चन याद है हम लोगों ने सल्फर वाला करा था? सर इन वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चे, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ये सर सल्फर वाला में सेम कर था सर ये। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ कि सल्फर वाला क्वेश्चन भी एकदम से ऐसा ही था, तो कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन करा था हम लोगों ने। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। एक्स को अगर सर आपको मल्टीप्लाई सर, वॉइस सर ब्रेक हो वन रहा है बार बच्चे, एक्स को मल्टीप्लाई क्यों कर, क्या क्या फिर से बताइए। सर एक्स को क्यों मल्टीप्लाई कर दो ये आप सर, सुनिए ना, वो आप इस क्वेश्चन में सर एक्स को क्यों मल्टीप्लाई। मैं बोल रहा हूं कि एक्स हमने क्या लिया था, एक्स लिया था हमने वो जो स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल था उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरा बात, कि अगर मैंने ये मान लिया कि ये मेरा मॉलिक्यूलर मास है, ऐसा ऐसा सोचो कि मेरे पास ना मेरा जो मान लो 12वीं क्लास में टोटल मार्क्स कितना था, 500 था। ठीक है, और मैं अगर आपको बोलूं कि चलो मेरा 80% आया था, तो आप कैसे, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि मेरा कितना मार्क्स आया था, तो आप क्या बताओगे? 500 का 80% कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, परसेंटेज शायद ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। नहीं मालूम है तो जान लो बेटा कि टोटल कितना है, 500। अगर मैंने बोला कि मेरा 80% मार्क्स आया था, तो इसको 80 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से जो भी आएगा कितना आएगा, 400। तो 400 फाइनल एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स मिला था, 400 मिला। 500 क्या है टोटल मार्क्स। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मान लीजिए वो जो आपका स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास आप एक्स मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में बोला था ना कि इसमें 0.086% फॉस्फोरस है, तो अगर मैं इसका 0.086% कैलकुलेट करता हूं, तो वो मास किसका मिल जाएगा, फॉस्फोरस का मिल जाएगा, क्योंकि वही तो परसेंटेज दिया था हमको। और एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास रख दूंगा, और हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, तो एक्स कैलकुलेट करना है। अभी क्लियर है? ये सर अभी भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीवन, कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन इस डीपीपी में, और भी कोई क्वेश्चन जिसमें आपका डाउट हो? बेटा अभी यहां से तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, सर 19 क्या ना, क्वेश्चन में सर एन क्या वहां पहुंच गया तो एक एक आदमी का कॉपी चेक करूंगा। यहां से तो सर खैर काफी दूरी है, बच जा रहे हो, दूरी का फायदा उठा रहे हो। हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? सर वो 19 क्वेश्चन 19 वाला में सर एस एफ एन मतलब क्या है सर। अच्छा ओके, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 बोले अ सैंपल कंटेन 3.01 into 10⁻³ molecule of SFN and its mass is 54 gram. The value of N is, आप ध्यान से समझना, ठीक है। बोले कि देखो, SF के बारे में अगर मैं बात करूं तो SF2 भी मिलता है, SF4 भी मिलता है, SF6 भी मिलता है। ये हालांकि मुझे पहले से नॉलेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों मिलता है। आपको नहीं मालूम है तो आप कुछ भी मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे पहले की कहानी सुना देता हूँ कि मान लो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि SF2 लिया हुआ है हमने,
SF2 अगर लिया हुआ है तो SF2 के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 1 सल्फर है और 2 फ्लोरीन है। SF4 में 1 सल्फर है और 4 फ्लोरीन है। SF6 में 1 सल्फर है एंड 6 फ्लोरीन है। तो ऐसा मतलब N क्या रिप्रेजेंट करेगा? N रिप्रेजेंट करेगा कि कितने फ्लोरीन एटम हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द N। अब क्वेश्चन का फंडा क्या है और कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते तो इतने सारे मॉलिक्यूल का मास, इन्हीं सारे मॉलिक्यूल का मास कितना है? 54 ग्राम है। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आप n का वैल्यू बताओ। तो n का वैल्यू कैसे बताऊं फिर मैं? देखो कैसे बताऊंगा। आप ऐसा सोचो कि आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है ना बच्चे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी दिया है तो मोल तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना मैं। इसको एवोगैड्रो नंबर से मैंने बोला था कि अगर नंबर दिया है तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर। हाँ, यहां से क्या मिल गया आपको? मोल मिल गया। अब यहां पे क्या दिया है? इसी सारे मॉलिक्यूल का मास 54 ग्राम दिया है। तो क्या मास से भी मोल कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? मैं कर सकता हूं। मास से मोल कैलकुलेट कैसे करूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बच्चे मास तो हमको दिया ही है 54, मोल हमने यहां से कैलकुलेट कर ही लिया, तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। ये बात समझ में आया? ये सर, ये बात समझ में आया। चलो, एक बार को मान लिया कि हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया यहां से, तो अब आप बताओ, अगर आपको मोलर मास मालूम हो जाए तो एन का वैल्यू नहीं बता दो? सल्फर कितना? 32, फ्लोरीन कितना? 19। तो मैं क्या लिखना शुरू करूंगा? अगर मुझे मोलर मास लिखना होता तो मैं क्या लिखता? 32 प्लस 19 कितना? फ्लोरीन इंटू एन, और ये किसके बराबर हो जाता? मोलर मास के। तो एन का वैल्यू नहीं बता देता मैं? यस सर। ये सर। हाँ, तो अब ये थॉट के साथ एक बार फिर से आप ट्राई करना। मैं सॉल्व नहीं करूं, मैं देखो मुझसे पहली बार में आंसर क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, मैं आपको सोचने का रास्ता बता सकता हूं। सॉल्व आप करोगे। हाँ, जिस दिन आप हार मान जाओगे, जिसका पूरा पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, उसमें पहले मुझे बता देना कि सर मैं इस क्वेश्चन से हार मान चुका हूं, मुझसे ना हो रहा है। तो मैं एक एक लाइन कैलकुलेट करके भी दे दूंगा, लेकिन मुझे आपको क्या करना है? ट्रेन करना है, थॉट जनरेट करवाना है। तो मैं तो बस ऐसे ही बताऊंगा। फिर आप जब उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, एक बार और करे फिर नहीं हुआ, फिर एक बार बताया फिर नहीं हुआ, हार मान गए, फिर मैं आपके कॉपी में लिख करके सॉल्यूशन भी दे सकता हूं, लेकिन पहले नहीं दूंगा। और बताओ, और कोई एनीथिंग इन दिस टिपिक? 17 वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आइए। 17 वाला तो बहुत ज्यादा आसान। 17 वाला तो आंसर कितना है? बी। ये यस किसने सर। मैसेज करके पूछा था? मैंने बताया भी था आंसर बी आएगा। अब ऐसे सोचो, अभी मैंने बात क्या करा कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही तो फॉर्मूला होता है। यस सर। आपको बोल रहे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। यस सर। बस यही आंसर है, बी आंसर है। यस सर। और कोई डाउट? नहीं, डीपीपी एंड, डीपीपी ये वाली एंड हो जाएगी तो डीपीपी 3 भेजूंगा मैं। यस सर। ये एंड सबका हो गया। भाई देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं, जब तक आपके पास हो सकता है 2-4 दिन का टाइम और है, तो आप कर लेना। 2-4 दिन बाद जब सामने पहुंचूंगा ना, एक एक की कॉपी चेक करूंगा, फिर बेटा आप मुसीबत में पड़ जाओगे। सर किस दिन आओगे सर? बस जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है? तो उससे पहले आप रेडी हो लेना, ऐसा ना हो कि मैं अचानक से आ गया और आप फिर मुसीबत में पड़ गए। नहीं, ऐसा ना हो, काम करके रखना सारा कुछ।
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि DPP1 एंड DPP2 सबने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्यों? क्योंकि मुझसे इतना ही जितना पूछा गया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो DPP1 एंड 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी कॉपी में मुझे दिखना चाहिए। आज मैं आपको DPP3 भी भेजूंगा, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का तीसरा पार्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा था, सॉल्यूशन वाले पोर्शन में एंट्री मारा जाए, ठीक है? चल थोड़ा बात ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल की चीज सीखने लगेंगे, थोड़ा बात करते हैं। आप ये बताओ, कोई सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताएगा? अरे ऊपर सामने लिखा है, अरे ये धोखा हो गया सामने लिखा हुआ है, धोखा हो गया। नहीं, ये नहीं दिखाना था आपको, फिर पूछना था। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, पहले तो आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन यही है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। जनरली क्या होता है कि जब मैं 11th क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि भाई आप बताओ कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो बड़े मजेदार वाले हमको डेफिनेशन मिलते हैं। बोलते हैं कि सर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना? आप यही बोलते? यस सर, होमोजेनियस मिक्सचर बट। हाँ, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, पहले आप अपना डेफिनेशन तो बताओ। यस सर, यस सर। आपसे पूछा जाता तो आप तो यही बताते हैं, सर ये जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है ना उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब उसमें वही लफड़ा है कि यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि होमोजेनस होता है। होमोजेनस बोलने का मतलब ऐसा है, देखो ध्यान से समझना। मान लो कि हमने लिया यहाँ पे पानी, ठीक है, 1 गिलास पानी भरा हुआ है, और हमने मार्केट से लिया नमक और इस नमक को पानी में डाल दिया। तो आप मुझे बताओ कि जैसे ही मैं इस नमक को पानी में डालूंगा, तुरंत से तो सारा नमक घुलेगा नहीं, नीचे में क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा नमक रहेगा, और कुछ एक नमक का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जब ये घुल जाता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। नमक क्या होता है, NaCl। तो पानी में घुलेगा तो Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो होमोजेनस समझने की कोशिश करना। मेरा पॉइंट ये है कि मान लो अभी जैसे ही आपने नमक डाला, उसी टाइम पे हमने ना ऊपर से थोड़ा पानी का सैंपल लिया, इसको अलग बीकर में रखा, और नीचे से थोड़ा सा पानी का सैंपल लिया और उसको अलग रखा। 2 सैंपल थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के अलग अलग बीकर में रख लिया। फिर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ, क्या दोनों में NaCl का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा? अगर अगर मैंने दोनों जगह सेम वॉल्यूम लिया हुआ है पानी का, तो क्या दोनों में NaCl का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा बच्चे, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप बस ले आओ, नमक ले आओ और पानी में डाल दो। तो हमको एक चीज तो मालूम है कि तुरंत तुरंत तो नमक घुलने से रहा, नीचे में क्या है, नमक ज्यादा है। तो अगर दोनों जगह पानी का वॉल्यूम आपने सेम रखा हुआ है, तो जहां पे नमक ज्यादा है वहां पे इस वाले नीचे वाले बीकर में नमक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊपर वाले बीकर में क्या रहेगा, नमक कम रहेगा। ये बात समझ में आता है? अरे रेस्पॉन्ड करो जल्दी। सर दोनों बीकर में सर नमक का पार्टिकल। हाँ, नमक का मॉलिक्यूल जो होगा वो अलग अलग आएगा ना, क्योंकि हाँ सर। पूरा घुला नहीं है अभी, कंप्लीटली सॉल्युबल अभी नहीं हुआ। सर सोल्यूबल होने से सर मॉलिक्यूल कम अरे रहता है। अरे अरे, अभी अभी जहां पे रुका हूं वहीं पे बताओ, आगे चलूंगा तो वो पूछूंगा। यस सर। यहाँ पे बताओ ना कि क्या दोनों बीकर में नमक का मॉलिक्यूल सेम रहेगा? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा। बस मुझे इतना ही जानना था। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन दे रहा हूं कि चलो हमने ना ये नमक घुलने का पूरा इंतजार करा,
और ये नमक अब पूरी तरीके से पानी में घुल गया, ठीक है, पूरी तरीके से घुल गया। हमने फिर से वही काम करा कि ऊपर से थोड़ा सा पानी लिया, बीकर में रखा, और नीचे से थोड़ा सा पानी लिया और बीकर में रखा, और पानी दोनों जगह सेम रखा हुआ है। अब बताओ क्या नमक का मॉलिक्यूल दोनों जगह सेम रहेगा? नहीं जी रहेगा सर। सर। अब रहेगा, क्योंकि घुलने के बाद NaCl क्या हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूल पूरा पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पानी आपने सेम सेम कलेक्ट करा हुआ है, तो भाई नमक भी तो सेम रहेगा ना। सर पूरा घुलने से सेम रहेगा। हाँ, पूरा घुलने के बाद मैंने पूछा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें जो सॉल्यूट लिया है आपने उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, होमोजेनस। ये पहले वाला क्या था आपका, हेट्रोजेनस, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, नीचे नमक ज्यादा है ऊपर कम है, तो इट इज हेट्रोजेनस। अगर होमोजेनस होगा तो कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर है ये? यस यस सर। सर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर है। एंड आगे से कभी भी गलती से अगर मैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछ लूं तो मुझे कोई भी ऐसा डेफिनेशन नहीं बताएगा कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब आपको होमोजेनस वर्ड इस्तेमाल करना कंपलसरी है, और ये डेफिनेशन आपके 11th के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये डेफिनेशन माइंड में रहना चाहिए, और ये जरूर दिमाग में रखना है कि होमोजेनस वर्ड जरूर इस्तेमाल करना है डेफिनेशन। ठीक है, ठीक चलिए, है। ओके। तो आज यहीं स्टॉप करता हूं, और मिलते हैं अगली क्लास में, और जल्दी ही सामने से भी मिलेंगे। तब तक के लिए रेडी हो लो बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कहीं सामने आगे पिटाई ना हो जाए तुम्हारी। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहना, कब सामने आ जाओ कोई भरोसा नहीं है। चलो आज यहीं स्टॉप कर दे, बाय बाय। बाय।